नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का करेंगे उद्घाटन। बहराइच के पीड़ित परिवार से आज मिलेंगे सीएम योगी। सांप्रदायिक हिंसा के बाद शहर में लगातार पुलिस की गश्त। बहराइच में स्थिति सामान्य, फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद। लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा को पीटने वाले अवधेश सिंह समेत 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से किया गया बाहर। 9 अक्टूबर को सदर विधायक से भाजपा नेताओं ने की थी मारपीट। कनाडा से प्राप्त राजनयिक संदेश पर अब भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को किया निष्कासित। कनाडाई राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का लिया फैसला। और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से इस्लामाबाद के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में होंगे शामिल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन करेंगे। यह वैश्विक आयोजन 3000 से ज्यादा दूरसंचार और तकनीकी नेताओं को एक साथ लाएगा, जिससे भारत डिजिटल संचार और प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकेगा। यह पहली बार है कि ITU WTSA का आयोजन भारत और एशिया प्रशांत में किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जिसमें 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो दूरसंचार, डिजिटल और ICT क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का यह 8वां संस्करण होगा। साथ ही आपको बता दें कि कई देशों के प्रदर्शकों, स्टार्टअप आदि की भागीदारी के मामले में वैश्विक इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आकार पिछले साल से लगभग 2 गुना हो गया है। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद स्थिति फिलहाल सामान्य हो रही है। हालांकि एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। योगी सरकार ने उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात कर दी है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चला रही है। इससे पहले कल तक हिंसा में जान गंवाने वाले युवक की परिजन न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय विधायक के आश्वासन के बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच की घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार से घटना को लेकर बात की। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर एसडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और गृह सचिव संजीव गुप्ता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच हिंसा के पीड़ित परिवार से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। बता दें कि हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता चला गया और इसकी चपेट में ग्रामीण इलाके भी आ गए। मुख्यमंत्री आज पीड़ित परिवार से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन 11वें दिन यानी आज भी जारी है। इसी बीच एक और डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूख हड़ताल पर बैठे अब तक 5 डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ चुकी है। उनके समर्थन में देश भर के जूनियर डॉक्टरों के संघर्ष
आज ओपीडी और गैर जरूरी सेवा से दूर रहने का फैसला किया गया है। इसके समर्थन में आईएमए के जूनियर डॉक्टर भी अब आ चुके हैं और देश भर के जूनियर डॉक्टर आज दिन भर उपवास पर है। तो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करेगा। इस सारे मुद्दे पर आईएमए ने आज दोपहर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। ममता सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच गतिरोध लगातार कायम है। बातचीत से कोई हल निकल नहीं पा रहा है। रविवार को बंगाल के मुख्य सचिव जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स जेपीडी को लिखित पत्र में उनसे 15 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन वापस देने का अनुरोध किया और कहा कि इसी दिन राज्य सरकार का दुर्गा पूजा कार्निवल आयोजित होना है। सोमवार को डॉक्टर और मुख्य सचिव की वार्ता बिना नतीजे की समाप्त हो गई। अपने ईमेल में मुख्य सचिव अपने जेपीडी से जूनियर डॉक्टरों को उनके स्वास्थ्य और उनके हित में आमरण अनशन खत्म करने की सलाह देने का आग्रह किया। जूनियर डॉक्टर के संघ में अपने एक बयान में ऐसे नाजुक समय पर कार्निवल आयोजित कराने के राज्य सरकार के फैसले पर भी निशाना जताया है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा को पीटने वाले अवधेश सिंह समेत 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। योगेश वर्मा ने सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके साथ 37 विधायक भी थे। विधायक ने आरोपी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। सीएम योगी ने विधायक को कार्रवाई का भरोसा दिया। थोड़ी देर बाद भाजपा ने विधायक के साथ मारपीट करने वाले 4 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इन सभी पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। कन्नौज जिले से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बिहार से पंजाब जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 40 लोग घायल हो गए। घायलों को पास के अलग अलग सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 10 की हालत नाजुक होने पर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। बस में 45 यात्री सवार थे, जिसमें 21 लोगों को ज्यादा चोट आई, बाकियों को हल्की चोट आई। कन्नौज के सीओ सिटी कमलेश कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। थाना तालग्राम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 163 किलोमीटर पे एक डबल डेकर बस जो बिहार से पंजाब जा रही थी, वो डिवाइडर से टकराकर पलट गई है, जिसमें कुल 21 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 10 गंभीर रूप से घायल लोगों को तिरवा मेडिकल कॉलेज लाया गया है। उनका उपचार यहाँ किया जा रहा है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक बस एक्सीडेंट हुआ है, जो डबल डेकर जो स्लीपर बस होती है वो पलटी है और कारण नहीं पता क्यों पलटी। तो हमारे पास लगभग 10 मरीज आए, जिसमें 2 अति गंभीर मरीज हैं और बाकी पेशेंट्स हैं मैनेज हो गए, स्टेबल हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 22वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 94 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 187 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में प्रदान की गई। कार्यक्रम में राज्यपाल ने छात्रों से कहा है कि छात्र तकनीक का प्रयोग अपने विकास के लिए करें, तकनीक पर निर्भर न हो। उन्होंने कहा कि इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बड़ी संख्या में विदेशी छात्रों को आकर्षित किया है। एनआरआई में आप 125 के आसपास हो, मैं चाहती हूँ 100 के अंदर आएंगे मित्रों। 100 के अंदर इसका फायदा कितना हुआ? काम तो आप लोगों ने किया। 70 स्टूडेंट्स विदेश से आए। ये प्रतिभा है आपकी मित्रों। क्यों आएंगे इधर पढ़ने के लिए? जो हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी रैंकिंग नहीं लाएंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, तो विदेशी स्टूडेंट इधर क्यों आएंगे? लेकिन ये बदलाव जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से आया है, इसके लिए ये विदेशी विद्यार्थी हमारे यूनिवर्सिटी में आते हैं और पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं एक विराम। खाए जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ।
कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान। बैद्यनाथ कब्ज आहार दे कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद को अक्सर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है और इसकी वायु गुणवत्ता कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। ये स्थिति शहरीकरण और औद्योगिकीकरण और यातायात की बढ़ती संख्या के कारण हुई है। जनपद का AQI 265 दर्ज किया गया है, जो कि देश के सबसे प्रदूषित शहरों के दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों द्वारा इसको कम करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि नगर निगम द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाइयों में लगे जनरेटर को भी निगरानी में रखा गया है। मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी AQI की समस्या है और AQI के लिए एक विस्तृत गाइडलाइंस EAQM द्वारा बनाई गई है, जिसका पालन अन्य विभाग तथा हमारे विभाग द्वारा करा जाता है और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, जो हम लोग इस समय कर रहे हैं। हम सो के उठते हैं तो हमें खांसी की दिक्कतें हो रही है, मेरे परिवार में मेरे बच्चों को भी है, मेरी वाइफ को भी रात से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं सोच रहा हूँ वैसे ही मौसम का चेंजेस होगा। बट अब जब मैंने आज न्यूज़पेपर पढ़ा सुबह सुबह तो मुझे लगा कि गाजियाबाद का IQ लेवल जो है बहुत ज़्यादा ऊपर है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से अगर ये बढ़ता रहा तो इस तरीके से दमा सांस की प्रॉब्लम सभी को होगी। ऑफिस वर्क में भी दिक्कत है, आइज में भी जलन हो जाती है, तो इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। माया नगरी के नाम से मशहूर मुंबई तक का सफर अब हापुड़ से आसान हो गया है। अब हापुड़ के लोगों को मुंबई तक का सफर करने के लिए दिल्ली से ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे विभाग ने बांद्रा लाल कुआं सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। ट्रेन का ठहराव हापुड़ रेलवे स्टेशन पर भी दिया गया है। ट्रेन का ठहराव मिलने से हापुड़ की जनता में खुशी का माहौल बना हुआ है। जनपद के बड़ी संख्या में व्यापारी मुंबई में व्यापार करते हैं और काफी यात्री अपने कार्य को लेकर मुंबई जाते हैं, लेकिन पहले उनको मुंबई जाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन अब हापुड़ में इस ट्रेन के ठहराव से यात्रियों को बहुत सुविधा मिल रही है। ये मुरादाबाद वासियों के लिए बहुत खुशखबरी की खबर है कि अब उनको एक डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मुंबई क्षेत्र से हो जाएगी। बांद्रा टर्मिनस से लाल कुआं के लिए एक गाड़ी का बोर्ड से अभी अप्रूवल हुआ है, ये सप्ताह में एक बार चलेगी। इसका इनॉग्रेशन वाला जो रन है, जो पहला रन है, वो कल बांद्रा स्टेशन से हुआ था और आज ये गाड़ी शाम 5:10 पे मुरादाबाद में आएगी शेड्यूल और ये फर्दर जाके लाल कुआं में टर्मिनेट होगी। इसका जो रेगुलर रनिंग का नोटिफिकेशन है, जब से ये चलाई जाएगी हफ्ते में एक बार, उसका नोटिफिकेशन अभी निकलना ड्यू है। ये निकलते ही इस गाड़ी की रेगुलर रनिंग चालू हो जाएगी। बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। अब अमरोहा से भी, यहाँ से भी, ये क्या नाम है, हापुड़ है, यहाँ से मुंबई के लिए आराम से जा सकते हो। काफ़ी अच्छी सरकार ने सुविधा दी है। पहले दिल्ली से आया करते थे, अब तो डायरेक्ट सुविधा मिल गई है, जो आप मुंबई को जा सकते हो। और भी बहुत से रास्ते हैं जिनके लिए आप जाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी सुविधा की बात है। लोग जहाँ से पहले दिल्ली जाते थे, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ते थे, कितनी असुविधा होती थी। किसी की यहाँ से दिल्ली जाने की, कोई कार से जा रहा है, कोई कैसे भी जा रहा है, अब अगर उसे यहाँ से सुविधा मिल जाएगी बॉम्बे पहुँचने की, तो कितनी बढ़िया सुविधा है। बहुत ही अच्छा जो गवर्नमेंट का काम है, बहुत बढ़िया है। इस मामले में काफ़ी अच्छी सुविधा है और ये चलती रहनी चाहिए कंटिन्यू। लोगों को काफ़ी फायदा होगा इससे। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त व जागरूक बनाने के उद्देश्य से मेधावी छात्रा आंशा विश्वकर्मा को एक दिन का सांकेतात्मक जिलाधिकारी फतेहपुर बनाया गया। छात्रा ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ जिलाधिकारी की कुर्सी संभाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई के तहत लोगों की फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के संबंध में दिशा निर्देश दिए। एक दिन के लिए बनी डीएम मेधावी छात्रा आंशा विश्वकर्मा ने बताया कि भविष्य में मेरा IAS अधिकारी बनने का सपना है। डीएम के रूप में मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहूं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आज के दिन के लिए बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। का बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसके द्वारा लोगों में जागरूकता प्रसारित होगी, जिससे लोग ज़्यादा जागरूक होंगे और विकास की दर बढ़ेगी। प्रयास बहुत ही अच्छा है, जिससे कि महिलाओं को एक दिन का प्रशासनिक अधिकारी बनाया जा रहा है। इसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक दिन की सांकेतिक रूप से जिलाधिकारी के रूप में भी हमारे जनपद की एक होनहार छात्रा को यहाँ पर बैठाया गया है, जो एक दिन की जिलाधिकारी बनी है। जो आपने भी देखा, उसी के तहत एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये रहती है कि जो भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए, योजनाओं का लाभ उन तक त्वरित रूप से पहुंचाया जाए। उसी के क्रम में लोगों के द्वारा आज आपके समक्ष भी अपनी शिकायतें प्रस्तुत की गई। आपने फिर उनको सुना अच्छे से और उनके निस्तारण के भी आदेश दिए गए। और इसके अतिरिक्त हम अलग अलग जो भी हमारे कार्य होते हैं प्रशासन के अंतर्गत, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जनपद बाराबंकी अब इको टूरिज्म का केंद्र बना गया है। प्रदेश सरकार की कुशल नीतियों और जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की बदौलत बाराबंकी जिले के किसान पथ पर स्थित ग्राम तिंदौला में पिनाक एडवेंचर पार्क बनकर तैयार हुआ है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशक और सरकार के साथ हुए करार के बाद करीब 4.5 करोड़ की लागत से बने इस एडवेंचर पार्क में सैलानी अब एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकेंगे। करीब 10 एकड़ क्षेत्र में फैले इस एडवेंचर पार्क में लोग ट्री वॉक, जीप लाइन, रोप कोर्स, वाटर साइकिलिंग, एटीवी बाइकिंग, शूटिंग, साइकिलिंग, आर्चरी के साथ ही तमाम एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हैं। इस एडवेंचर पार्क से जिले में टूरिज्म सेक्टर को भी काफी बढ़ावा मिला है, तो वहीं 50 से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है। आज यहाँ हम अपनी फैमिली के साथ आए थे, बच्चों के साथ, अपने भाई और वाइफ के साथ पार्क घूमने फिरने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बहुत बेस्ट है। और जब यहाँ आए हमें वैसे ही आया, बल्कि उससे अच्छा महसूस हुआ। आउटिंग के लिए हम लोगों ने पैराग्लाइडिंग जो उसमें होती है उसके रोपवे के थ्रू किया और अपना जिप लाइन किया। और अपनी जो इसमें वाटर एक्टिविटी भी होती है, काइकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग आप कर सकते हैं। आर्चरी सेक्शन में अभी हम मौजूद हैं, जैसा कि देख रहे होंगे आप कि आर्चरी सेक्शन किया है, काफी अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ है, पूरा यहाँ पे पूरा एडवेंचर का बनाया हुआ है, जिसमें आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं, आप रोप क्लाइंबिंग कर सकते हैं, आप इसमें काइकिंग कर सकते हैं। एक वाटर स्पोर्ट होता है काइकिंग, उसमें आप वाटर में नाव जैसे चलाते हैं, पैडलिंग करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एटीवी का ट्रैक बना रखा है 700-800 मीटर का, तो एटीवी का ट्रैक कर सकते हैं आप, साइकिलिंग कर सकते हैं आप। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें जो एमओयूज हुए थे उसमें एक एमओयू एडवेंचर पार्क का भी था। और खुशी की बात यह है कि अभी उन लोगों ने अपने इसके ऑपरेशंस भी चालू कर दिए हैं, आज की डेट में संचालित हो गया हमारा जो एडवेंचर पार्क है जनपद बाराबंकी का। इसमें करीब 50 लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है और स्थानीय स्तर पे जो टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हो रही है उसमें भी काफ़ी सहायक होगा। जनपद बाराबंकी में इको टूरिज्म के भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं, कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को साथ में देखते हुए बड़ी संख्या में लोग जो लखनऊ या अगल बगल के लोग हैं वो यहाँ घूमने फिरने आ सकते हैं, न केवल एडवेंचर पार्क बल्कि अन्य जो इको टूरिज्म स्पॉट्स हैं उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो ये बाराबंकी जिले में पहला एडवेंचर पार्क है, जो पूरा यूपी का पहला एडवेंचर पार्क है। यहाँ पे काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ मिलेंगी और हम लोग यूपी टूरिज्म से सर्टिफाइड हैं। बाकी अपने जो है इको टूरिज्म को सपोर्ट करता है, इको ग्रीन सिस्टम को सपोर्ट करता है। यहाँ पे जितने भी पेड़ लगे हैं हम लोगों ने बिना पेड़ काटे हुए जो है इसको बनाया है। बाकी यहाँ से लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। लखनऊ के लोगों को अधिकतर और बाकी आसपास के जिलों में भी लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। आगरा में अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की 137वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। फ्रीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में आयोजित समारोह में शोभा यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। शोभा यात्रा में शामिल 50 से अधिक झांकियां बैंडबाजी के साथ प्रदूषण हटाना है तो पॉलिथीन को भगाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल बचाओ, वृक्षारोपण जैसे संदेश दे रही थी। तो वहीं संजीव झांकियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। माथुर वैश्य महासभा की 137वीं जयंती पर मैं कार्यक्रम के आयोजक और समाज का धन्यवाद देना चाहूँगा। जयंती से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष होता है, संघर्ष से सत्ता मिलती है, सत्ता से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसी आने वाली पीढ़ी को पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। मैं गणेशी लाल जी के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा जिन्होंने महासभा बनाई, ये जयंती को निकाला।
शाहजहांपुर में पुलिस ने साइबर ठगों के सिंडिकेट का बड़ा पर्दाफाश किया है। लगभग 14 राज्यों में 1.5 करोड़ से ऊपर की ठगी करने वाले गिरोह के 10 सदस्यों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में एटीएम, पासबुक आदि बरामद की है। कोतवाली पुलिस व सर्विलांस सेल के साथ साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा साइबर ठगों के सिंडिकेट का खुलासा करते हुए फर्जी बैंकों के खाते खोलकर लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 10 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। ये सिंडिकेट लोगों को इंटरनेट या मोबाइल कॉल के जरिए संपर्क कर फर्जी ऑनलाइन वेबसाइट से भ्रमित और डरा धमका कर या लालच देकर फ्रॉड करता था। एसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि सिंडिकेट गैंग को बंगाल और बिहार में बैठे साइबर ठगों द्वारा शाहजहांपुर में अपने एजेंट नियुक्त करके उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत 14 राज्यों में लोगों को फ्रॉड कॉल कर पैसे को फर्जी कूटरचित बैंक खातों में ट्रांसफर कर एटीएम अथवा यूपीआई के माध्यम से पैसे निकाल लिए जाते थे। साइबर ठगों द्वारा बंगाल और बिहार के लोगों द्वारा यहाँ शाहजहांपुर के लोगों से संपर्क करते हुए यहाँ पर उन्होंने अपने एजेंट नियुक्त कर दिए थे और एजेंट के रूप में ये लोग जगह जगह जाके भोले भाले गरीब लोगों का या छात्रों का, नौजवानों का अकाउंट खुलवाते थे। अकाउंट खुलवाने के आधार पर उन्हें 3 हज़ार से 5 हज़ार रुपये देते थे। उसके बाद ये लोग उनका एटीएम कार्ड और पासबुक अपने पास लेकर इकट्ठा करते हुए बंगाल और बिहार में ये लोग भेज देते थे। उसके बाद जो हम लोग जांच से निकल के आया है कि ये इन लोगों द्वारा देश के 14 राज्यों से ठगी की गई है। विभिन्न प्रकार से लोगों को ठग के अकाउंट ट्रांजेक्शन जनपद शाहजहांपुर के खातों में आया और चूंकि एटीएम बंगाल और बिहार में रहते थे वहाँ पूरा पैसा निकल के आया है। अब तक की जांच से ये पाया गया है कि देश के 14 राज्यों से फ्रॉड करके लगभग 1 करोड़ 55 लाख की ठगी की गई है और अकाउंटों में आया और इसे निकाला गया है। अब तक हम लोगों ने जांच नहीं पाया है। 200 अकाउंट हमें फर्जी अभी तक मिले, अकाउंट जो खुलवाए गए इसी काम के लिए, जिसमें कि 32 अकाउंट की ट्रांजेक्शन डिटेल आई है, जिससे 1 करोड़ 55 लाख का इसमें ट्रांजेक्शन प्रमाणित हुई। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अभी और भी गिरफ्तारी की जानी है और जैसे जैसे बैंक डिटेल आएंगे हम लोग काम करते रहेंगे। समाचारों में अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिवसीय इस्लामाबाद दौरे पर रहेंगे और इस दौरान विदेश मंत्री एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के तुरंत बाद एस जयशंकर एससीओ सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित स्वागत कोच में शामिल होंगे। करीब 9 साल बाद ये पहला मौका है जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिवसीय इस्लामाबाद दौरे पर रहेंगे और इस दौरान विदेश मंत्री एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के तुरंत बाद एस जयशंकर एससीओ सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित स्वागत कोच में शामिल होंगे। करीब 9 साल बाद ये पहला मौका है जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। वहीं एक मामले की जांच के नाम पर भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने के कनाडा सरकार के प्रयास का भारत ने करारा जवाब दिया और कड़े फैसले लिए हैं। भारत ने न सिर्फ ट्रूडो सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया बल्कि सुरक्षा का हवाला देकर कनाडा से अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया। इसके अलावा भारत ने प्रभारी उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को भारत से निष्कासित कर दिया। उन्हें 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत को अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर कनाडा सरकार पर कतई भरोसा नहीं है। कल देर शाम कनाडा के प्रभारी डीएफएर को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और बताया गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों समेत अन्य अधिकारियों को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार है। भारत में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों की जांच के दायरे में होने की कनाडा सरकार को पूरा तरह से खारिज कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये कनाडा की ट्रूडो सरकार की वोट बैंक राजनीति का एजेंडा है। जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है।
समाचारों के अंत में नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का करेंगे उद्घाटन। बहराइच के पीड़ित परिवार से आज मिलेंगे सीएम योगी। सांप्रदायिक हिंसा के बाद शहर में लगातार पुलिस की गश्त। बहराइच में स्थिति सामान्य, फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद। लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा को पीटने वाले अवधेश सिंह समेत 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से किया गया बाहर। 9 अक्टूबर को सदर विधायक से भाजपा नेताओं ने की थी मारपीट। कनाडा से प्राप्त राजनयिक संदेश पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को किया निष्कासित। कनाडाई राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का लिया फैसला। और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से इस्लामाबाद के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में होंगे शामिल। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।